रफ्तार, रीजनिंग, जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में मिलेंगे पूरे नंबर। मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रीजनिंग का राजा। साथियों, आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिग्नेचर, यानी जहां कहीं भी 10 सेकंड में उत्तर देने की बात होगी, जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी, वहां सबसे पहले नाम होगा आपका। तो दोस्तों, रेलवे रफ्तार रीजनिंग को ज्वाइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेलवे अड्डा 24/7। रोज सुबह 11 बजे तहलका क्लास, धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा। रेलवे रफ्तार, रीजनिंग, जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में मिलेंगे पूरे नंबर। मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रीजनिंग का राजा। साथियों, आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिग्नेचर, यानी जहां कहीं भी 10 सेकंड में उत्तर देने की बात होगी, जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी, वहां सबसे पहले नाम होगा आपका। तो दोस्तों, रेलवे रफ्तार रीजनिंग को ज्वाइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेलवे अड्डा 24/7। रोज सुबह 11 बजे तहलका क्लास, धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा। रेलवे रफ्तार, रीजनिंग, जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में मिलेंगे पूरे नंबर। मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रीजनिंग का राजा। साथियों, आप बनेंगे अतुल अवस्थी के सिग्नेचर, यानी जहां कहीं भी 10 सेकंड में उत्तर देने की बात होगी, जहां विकल्प से आंसर देने की बात होगी, वहां सबसे पहले नाम होगा आपका। तो दोस्तों, रेलवे रफ्तार रीजनिंग को ज्वाइन करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो रेलवे अड्डा 24/7। रोज सुबह 11 बजे तहलका क्लास, धमाकेदार क्लास और लाजवाब क्लास के साथ रोज सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा। रेलवे रफ्तार, रीजनिंग, जो ऐसी हिम्मत पैदा करेगा कि एग्जामिनर से बोलोगे कि नंबर काट के दिखाओ। मतलब कि अब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग में मिलेंगे पूरे नंबर। मैं अतुल अवस्थी आपको बनाऊंगा रीजनिंग का राजा। नमस्कार साथियों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। आपने जैसे इस समय देखा कि आज संपूर्ण ब्लड रिलेशन का होगा सफाया। मैंने आप लोगों से बोला था कि शनिवार रविवार मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सैटरडे यानी वीकेंड पे हम लोग टॉपिक वाइज के बारे में पढ़ेंगे।
तो दोस्तों आज संपूर्ण ब्लड रिलेशन का होगा सफाया। अब कभी गलत नहीं होगा, लिख के ले लो। यानी आज जितने टाइप के ब्लड रिलेशन पूछे जाते हैं, आज हर तरीके का ब्लड रिलेशन मैं यहां आज कवर करने वाला हूं। तो जितने तरीके के ब्लड रिलेशन पूछे जाएंगे, जितना उसका कॉन्सेप्ट होगा, जितनी बेसिक बातें होंगी, इंडिकेटिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म, पजल फॉर्म, जितने तरीके से पूछा जाता है, उन हर तरीकों को आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए आइए मिलकर फिर आज ब्लड रिलेशन का संपूर्ण सफाया कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन, अलग अलग जितने तरीके के सवाल है वो सारे सवाल कराएंगे। इंडिकेटिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म, पजल फॉर्म, उसके बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, उन सब के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो अगर सभी तैयार हो तो चलो फिर शुरू करें आज का सेशन। चलो तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो आज देखते हैं कि मैं क्या लेकर आया हूं ब्लड रिलेशन में। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन की अगर हम शुरुआत करते हैं तो बात आती है बच्चा लोग रिश्तेदारी की, कि किस रिश्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि हमारा जो रेंज है वो मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि जेठ, देवर और जीजा, मतलब कहां कहां पे, और बहुत से इन-लॉज रिलेशन कहां कहां बनते हैं, मतलब बहुत हौच पौच बच्चों को हो जाता है। तो एक एकदम बेसिक पहला स्टेप है कि आप लोगों को क्या रिलेशन सारे क्लियर हैं। ठीक है ना? तो उस रिलेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जितने तरीके के रिलेशन आज तक इस पृथ्वी पर बने हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनको हिंदी में क्या कहते हैं, ये रिलेशन क्लियर कर लें। फिर हम एक एक बेसिक बातों को पॉइंट आउट करते हुए पूरा ब्लड रिलेशन आज एकदम शून्य से शिखर तक का सफर तय करेंगे। तो सभी तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और ये है, आज मैं आपको एक एक रिलेशन समझा दूं, इसके बाद हम लोग चलेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म, पजल फॉर्म, यानी तीनों टाइप के सवाल आज हम यहां पर एकदम व्यवस्थित करके देखेंगे। जैसे मां या पिता के पुत्र को क्या कहते हैं? मां या पिता का जो पुत्र होता है वो भाई होता है। भाई मेरी मम्मी का बेटा या मेरे पिता का बेटा जो भी होगा वो मेरा भाई ही होगा। मां या पिता की जो बेटी है वो मेरी बहन होगी। इंग्लिश में भी बगल में लिखता जा रहा हूं। मां का जो भाई है वो मेरा मामा लगता है। पिता का जो छोटा भाई है वो मेरा चाचा लगता है, अंकल है। पिता का जो बड़ा भाई है वो मेरा ताऊ है, यानी वो भी अंकल है। मां की जो बहन है वो मेरी मौसी लगती है, वो चाहे बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो वो मौसी ही लगेंगी। पिता की जो बहन है वो बुआ लगेंगी। बुआ का जो पति है वो फूफा लगेगा। और मां का जो पिता है वो मेरा नाना लगेगा। इतने संबंध सबको क्लियर हैं? बोलो हाँ या ना। मैं एकदम शून्य से लेकर जितने संबंध आज तक तुम्हारे जीवन में तुम मुंह से निकालते हो, सारे संबंध को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता दूंगा। ये सारे संबंध क्लियर हैं? बोले हाँ सर, ये सारे संबंध क्लियर हैं। ठीक है ना? पिता के छोटे बड़े भाई को चाचा या ताऊ कहते हैं, लेकिन मम्मी की बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उससे मतलब नहीं, वो होगी मौसी, वो होगी मौसी। ठीक है, आगे बोलते हैं। पिता की जो माता होती है वो दादी होती है, ग्रैंड मदर। पुत्र की जो पत्नी होती है वो पुत्र वधू या बहू होती है, जिसे डॉटर इन लॉ कहते हैं। पुत्री का जो पति होता है वो दामाद होता है, जिसे सन इन लॉ कहते हैं। पत्नी की जो बहन होती है उसे साली कहते हैं, वो भी सिस्टर इन लॉ होती है। पति की जो बहन होती है वो ननद होती है और उसे भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं। पत्नी का जो भाई होता है वो साला होता है, वो भी ब्रदर इन लॉ होता है। पति का जो भाई होता है वो ज्येष्ठ होता है, जिसे ब्रदर इन लॉ कहते हैं। पति का जो बड़ा भाई होता है उसे जेठ कहा जाता है, ज्येष्ठ कहा जाता है। और पति का जो छोटा भाई होता है उसे देवर कहा जाता है, वो भी ब्रदर इन लॉ होता है। जो भाई का पुत्र होता है वो भतीजा होता है, और भाई की जो पुत्री होती है वो भतीजी होती है। तो इसको एक ऐसा बोला गया है कि जो पुत्र और पुत्री होती है, मतलब जो भांजा और भतीजा होता है उसे नेफ्यू कहा जाता है। जो भांजा और भतीजा होता है उसे नेफ्यू कहते हैं इंग्लिश में, और भांजी और भतीजी को नीस कहा जाता है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मेल पार्ट है ना, भांजा या भतीजा, इसे नेफ्यू ही कहेंगे, और वो भतीजी हो या भांजी हो, यानी भाई की बिटिया हो या बहन की बिटिया हो, वो भांजी है। तो भाई का बेटवा हो या बहन का बेटवा हो, वो भांजा है। तो भांजा या भतीजा नेफ्यू, भांजी या भतीजी नीस। ये क्लियर है? बोलो बेटा, ये क्लियर है? एक एक चीज आज मैं पूरा ब्लड रिलेशन एकदम खत्म कर दूंगा। अब देखो, पत्नी पति का जो पिता होता है, पत्नी या पति का जो पिता होता है उसे ससुर कहते हैं। बोलो, उसे फादर इन लॉ कहते हैं। पत्नी या पति की जो मां है उसे सास कहते हैं। पति या पत्नी की जो मां है, एक दूसरे की मां जो है वो सास होती है, जिसे मदर इन लॉ कहते हैं। चाचा या ताऊ का लड़का भाई यानी कजिन होता है। चाचा या ताऊ की बिटिया बहन यानी कजिन होती है। छोटी बहन का जो पति है वो बहनोई होता है।
छोटी बहन का जो पति है उसे बहनोई कहते हैं, लेकिन बड़ी बहन के पति को जीजा कहा जाता है। छोटी बहन का पति बहनोई होता है जिसे ब्रदर इन लॉ कहते हैं, और बड़ी बहन के पिता को जीजा कहा जाता है। जीजा मतलब जो जी में आएगा वो करूंगा, जा जो करना है कर ले, सबसे खतरनाक कौम होती है। तो बड़ी बहन का जो पति होता है वो जीजा होता है, ब्रदर इन लॉ सीनियर। अरे बाप रे बाप। छोटे भाई का जो पत्नी होता है उसे भाई बहू कहते हैं, जिसे सिस्टर इन लॉ कहते हैं। बड़े भाई की पत्नी को भाभी कहा जाता है, उसे भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं। लड़के या लड़की का जो लड़का होता है उसे पोता या नाती या पौत्र कहा जाता है, और पोते की पत्नी को पतोह कहते हैं, जिसे ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहते हैं। अब ये बताओ रिलेशन आप लोगों का क्लियर हो रहा है कि नहीं? एकदम बेसिक से बताऊंगा। यानी जो पोते की पत्नी होती है उसे पतोह कहते हैं, जिसे ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहते हैं। यानी लड़के और लड़की का जो लड़का होता है उसे पोता या नाती पौत्र, उसे ग्रैंडसन कहते हैं। बड़े भाई की पत्नी हो उसे भाभी या सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो ये बताओ रिलेशन क्लियर हुआ कि नहीं सभी का? पहले बताओ रिलेशन सबका क्लियर हुआ? ये सारे वो रिश्तेदारी है जिससे बाहर ना कभी क्वेश्चन पूछा है ना कभी पूछेगा। इतने में ही पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन समाहित है, इससे चवन्नी ना आगे पूछा है ना कभी पूछेगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से? अब हम आगे आते हैं। आगे बात आती है कि हम किस रिश्ते को कैसे दिखाएंगे। यहां पर ये जो लिखा है इसके अलावा भी मैं कुछ बातों पर चर्चा करूंगा। जैसे बहुत सी जगह किताबों में देखोगे जो मेल होता है उसे स्क्वायर से दिखाते हैं, या किसी ब्रैकेट वो मतलब ऐसे जिसे स्क्वायर या रेक्टेंगल से दिखाते हैं, ये मेल होता है। जो फीमेल को सर्कल से दिखाया जाता है और जो मैरिड कपल होता है उसको ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपको जो मैंने पैटर्न सिखाया है कि जैसे विवाहित जोड़ा है वो मैं ऐसे दिखाता हूं, ये मेरे लिए ज्यादा आसान पड़ता है। मैं जब मेल पार्ट को दिखाता हूं तो मैं उसे प्लस कहता हूं, बेचारा बहुत कमाता है। महिलाएं जो है ये पैसा बहुत खर्च करती हैं, बहुत ज्यादा खर्च करती हैं, ठीक है ना। और अच्छा भी लगता है, हर एक मर्द को ये अच्छा भी लगता है कि वो जब बेइंतहा कमाता है तो खर्च करने वाला भी कोई होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे लड़के एक टी शर्ट में 4 बारात निकाल लेते हैं। एक टी शर्ट खरीद लिए 150 रुपए की, 200 रुपए की, तो बबलू के यहाँ भी चले गए, रमेश बाबू के यहाँ बारात है उनके यहाँ भी चले गए, महेश दादा के यहाँ बारात है उनके यहाँ भी चले गए। अलग अलग जगह एक टी शर्ट में 4 बारात निपटा सकते हैं। महिलाओं के साथ ये सीन नहीं है। अगर उन्होंने एक कुर्ती या एक कुछ भी लहंगा या कुछ भी जो भी वो लोग सरारा गरारा जो भी पहनती हैं, महिला ने अगर एक ड्रेस कहीं पहन ली तो उसको दूसरी शादी में नहीं पहनेगी। क्यों? उससे पूछो क्यों? वो ना फटा है ना पुराना हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पूछो कि तुम ये वाला ड्रेस अगली शादी में क्यों नहीं पहनोगी? इसको सब लोग देख चुके हैं ना, तो अभी इसको देख लिए हैं तो क्या ही फायदा अगली जगह पहनने का। तो उनको हर एक शादी में, हर एक फंक्शन में, हल्दी में पीला और मेहंदी में हरा ऐसा ड्रेस चाहिए। लड़के बेचारे बनियान पहन के सिलेंडर ढो रहे हैं, बनियान पहन के कड़ाही और भगोना ढो रहे हैं। तो लड़के बेचारे क्या होते हैं, ये सीधे साधे कमाते हैं, इनको जोड़ना। महिलाएं हर चीज में, शादी नजदीक है तो मेहंदी खर्चा, नेल पॉलिश का खर्चा, प्राइमर पोतने का खर्चा, पूरा पुट्टी उट्टी करने के सर्विस सेंटर में ले जाके खर्चा कराना, तो ये सब महिलाओं का काम है, केवल खर्चा कराना। तो ये माइनस है, पुरुष मेल है। तो ये कभी भूलोगे नहीं, पुरुष यानी प्लस, महिला मतलब पैसा खर्च कराना। विवाहित जोड़ा हमेशा ऐसे दिखाया जाता है। जब पीढ़ी का गैप होता है तो अगर ये पिता है तो याद रखना ये पुत्र होगा, ये पुत्र होगा। याद रखना एक पीढ़ी का गैप ऐसे होता है। और दादा की बात करूं तो ये 2 पीढ़ी का गैप है, इसे दादा कहते हैं। जब भाई होता है तो याद रखना ये ऐसे होता है, ठीक है ना, ये ऐसे होता है, ये भाई हो गया। याद रखना जब भाई का रिलेशन दिखाते हैं तो तीर ऐसे करते हैं, जब कजिन भाई का रिलेशन दिखाते हैं तो तीर ऐसे कर देते हैं, जब हम शादीशुदा रिलेशन दिखाते हैं तो तीर हम ऐसे कर देते हैं। तो ये कजिन ब्रदर होता है, इसे हम कजिन ब्रदर कहते हैं। ये मैरिड कपल होता है, इसे मैरिड कपल से दिखाते हैं। बोलो इतने में तो हम पीट देंगे पूरा सवाल, इतने में तो हम हर तरीके का सवाल पीटने का दम रखते हैं। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, मार मार के इतना मारूंगा कि तिरछा चलोगे 3-4 दिन। कह रहा है कि सर रिकॉर्डेड चल रहा है। आगे चलते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से ये बताऊं तो ये जनरेशन गैप है। अभी तक मैंने आपको रिलेशन बताया और जेंडर बताया कि जेंडर पुरुष अगर है तो उसे प्लस से दिखाते हैं और महिला है तो उसे हम माइनस से दिखाते हैं। बोलो सहमत हो? तो जो प्लस है और वो माइनस है, ठीक है ना, प्लस और माइनस से दिखाते हैं। तो ये जेंडर हो गया। जनरेशन की बात करूं तो हम जितने बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू हैं, मैं तुम जितने हम सब भाई बहन हैं, ये सब क्या है, 0 जनरेशन है। मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सब फर्स्ट जनरेशन है। ये सब पापा वाली रेंज में आते हैं कि नहीं? मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सब
फर्स्ट जनरेशन है। दादा दादी नाना नानी सेकेंड जनरेशन। हम सब बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू जीरो जनरेशन। हमारे नीचे हमारी बिटिया, हमारे बिटवा, हमारी भतीजी, हमारा भांजा, हमारा भतीजा, ये सब क्या है? -1 जनरेशन है। और नाती पोता, ये जो नाती पोता है ये -2 जनरेशन आते हैं, ये -2 जनरेशन आते हैं। तो तुम लोगों को जनरेशन क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताओ। मैंने पूछा कि बताओ तुम कौन सी जनरेशन हो, बोलो सर हम जीरो जनरेशन है। हमने अभी पीढ़ी कहां शुरू की है? हम सब बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू हैं, हम पीढ़ी कहां शुरू की है? हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ, सॉरी, मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा फर्स्ट जनरेशन, और फिर दादा दादी, नाना नानी सेकेंड जनरेशन। हमारे नीचे बेटा बेटी, हमारे भतीजी, हमारे भतीजा, हमारा भांजा, हमारा भांजी, ये -1, और हमारी जो उनकी नाती या नातिन है वो -2 जनरेशन। ये याद रहेगा। तो किसी ने मेरे से कहा कि अतुल सर इफ यू डोंट माइंड एक सवाल पूछें आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? हमने कहा नहीं मानेंगे, पूछो। बोले अतुल सर ये बताइए, हम तो किसी के मामा लगते हैं ना, मैं तो चाचा भी हूं किसी का सर, तो मैं जीरो जनरेशन कैसे हुआ? मैं तो, लड़कियां कह रही सर हम तो बुआ लगते हैं किसी की, हमको मौसी कहने वाले बच्चे हैं, हमको बुआ कहने वाले बच्चे हैं। लड़के कह रहे हैं हमको चाचा मामा कहने वाले बच्चे हैं। भले अभी मौसा और फूफा कहने वाला नहीं मिला है, लेकिन चाचा और मामा कहने वाले तो कई बच्चे हमें, तो उस हिसाब से हम जीरो जनरेशन कैसे हुए? तो बेटा उसके पीछे कारण है। जैसे जब पापा लोग अपनी पीढ़ी पर बैठ के बात कर रहे होंगे, जैसे तुम कहीं परीक्षा देने जाओ हॉल में, और बाहर जब इंतजार करते रहते हैं ना कि हमारा लड़का परीक्षा दे के आएगा, तो जो हम सब लोग मान लो अंदर परीक्षा दे रहे हैं और बाहर हमारे पापा लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पिताजी 12 बीघा खेत रखे थे, तो उनके हिसाब से अब वो जीरो जनरेशन हो गए। वो अपने पिताजी की बात कर रहे हैं यानी फर्स्ट जनरेशन, और पिताजी जब अपने ग्रैंडफादर की बात करेंगे तो पिताजी जीरो जनरेशन पे हो जाएंगे, और उनके पिताजी 1 जनरेशन और उनके पिताजी 2 जनरेशन। डिपेंड करता है आप किस धरातल पर हैं। आज हम लोग आज हम लोग जीरो जनरेशन है क्योंकि अभी हमारे बेटा बेटी नहीं हुई। अगर हम यहीं पे रहेंगे, लेकिन हम अपने पापा, तुम अपने पापा की बात करो, हम अपने पापा की बात करें, तो हमारे पापा लोग फर्स्ट जनरेशन, और हम उनके पिताजी की बात करें सेकेंड जनरेशन। कल को हमारे बच्चे, जब हमारे बच्चे हमारे बारे में बात करेंगे, हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चे जीरो जनरेशन, हम फर्स्ट जनरेशन, मेरे पापा उसके सेकेंड जनरेशन हो जाएंगे। तो आप जिस धरातल पर हैं वहां पर जीरो मान लीजिए। आप जिस धरातल पर हैं, आप किसी के चाचा लगते हैं तो आपको चाचा कहने वाला नीचे कोई है, तब वो -1 है, आप जीरो हैं। तब आपके पापा 1 है और उनके पापा सेकेंड है। तो ये आप जनरेशन गैप समझ में आए कि नहीं आए? बोलो सहमत हो कि नहीं? बोलो सहमत हो कि नहीं? समझ में आया कि नहीं मेरी बात? तो आप जिस धरातल पर खड़े हैं आप वहां पर जीरो जनरेशन है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से जब आपके ग्रैंडफादर अपने पिताजी के बारे में बात करेंगे, जब आपके ग्रैंडफादर सारे बुढ़ऊ लोग आपस में बैठे होंगे और सारे के सारे वृद्ध लोग, पूरे घर के लोग आपस में बैठे होंगे, वो अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो जीरो जनरेशन में चले गए, और वो फिर उनके पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सेकेंड जनरेशन में चले गए। तो जिस जगह आप खड़े हैं वो जीरो जनरेशन है। सहमत हैं कि नहीं आप मेरी बात से? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म और पजल फॉर्म। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस क्वेश्चन में कितना दम है। हर एक तरीके से बेसिक बातों को चर्चा करते हुए आज एकदम तबाही मचा देंगे और बेहतरीन बेहतरीन सवालों का कलेक्शन करेंगे। तो चलें फिर मैं सवालों की तरफ मूव करूं। यानी जो सबसे पहला फॉर्मेट है, यानी 3 फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, इंडिकेटिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म, पजल फॉर्म। और तीनों को राउंड के अगर खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी अतुल अवस्थी नहीं, चाहे किसी भी स्ट्रीम का बंदा मुझे सुन रहा हो, याद रखना। सबसे पहले इशारा करते हुए इंडिकेटिंग फॉर्म, मतलब जब भी कहीं शादी विवाह में कोई आंटी जी चाउमीन खा रही है, पापा कहेगी वो जो आंटी जी चाउमीन खा रहे हैं उनको जानते हो? बोले नहीं पापा हम नहीं जानते। अरे बोले तुम्हारे मौसी के बुआ के भाई की भतीजी की नातिन है वो। इंसान कहता है अच्छा आप अपना खाइए हम अपना खा रहे हैं। नहीं समझ में आता तो कहां से बेचारा बोले। पिताजी लोग एक तो ऐसे बात भी करते हैं, वो कहते हैं वो जो अंकल जी वो बैठे हैं तुम्हारे मौसा बगल, वो शादी में ऐसे बात होती है ना तुम लोगों के यहाँ, तुम लोगों को लगता है अतुल सर कुछ नया पढ़ा रहे हैं। शादी में होता ना तुम्हारे मौसा के बगल वो जो अंकल जी बैठे हैं उनको जानते हो? नहीं। अरे वो तुम्हारे वो फूफा नहीं है, उनके भाई के भतीजे के लड़के हैं वो। अब पता चला कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग रिलेशन को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना नहीं जानते, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा कि ये इंडिकेटिंग फॉर्म क्या होता है। इशारा करते हुए गौर से देखो इस महिला को, गौर से देखो इस पुरुष को। नीता ने सीता की ओर इशारा किया, बबीता ने सुरेखा की ओर इशारा किया, बबलू मोहन को इशारा कर रहा है, सब एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो पहला सवाल आपके सामने है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अनिल, दया सेज दैट हर ब्रदर्स फादर is the only son of my grandfather.
हाउ इज दया रिलेटेड टू अनिल? अनिल की ओर इशारा करते हुए दया कहती है कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। अब देखो, मैं इसको ड्रॉ भी करके समझाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग बहुत प्यार से समझे, ये गलत होने का चांस ही नहीं होता है। देखो, पहली बात तो उसने पूछा है कि दया का अनिल से क्या संबंध है। पहली बात तो अगर दया का अनिल से क्या संबंध है ना, तो कभी कभी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता है ना। कुछ तो गड़बड़ है दया, तुम्हारा दया पुरुष था, तो दया लड़की है या लड़का, कभी नाम से अगर जेंडर डिसाइड है तो आप डिसाइड कर लो, वरना शक्ति, दया इस तरीके का नाम है तो आप वहां जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते कि वो महिला है कि पुरुष। अब यहां पर अगर उसने ये बोला है बेटा कि अनिल की ओर इशारा करते हुए दया कहती है, क्या कहती है कि जो अनिल का भाई है, यानी जो अनिल, अब ये देखो, अनिल की ओर इशारा करते हुए दया कहती है कि उसके भाई का पिता, यानी इसके जो भाई का जो पिता है, इसके भाई का जो पिता है, इसके भाई, ये भाई हो गया ना, इसके भाई का जो पिता है मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है। यानी दया कह रही है मेरे दादा, यानी ये पीढ़ी खाली जाएगी और ये दया दादा, तो दया कह रही मेरे दादा का ये पुत्र है, तो मेरे दादा का पुत्र, स्वाभाविक सी बात है ये सब आपस में भाई बहन है, ये सब आपस में भाई बहन है। अब मेरी बात जरा देखो, मैंने ड्रॉ कर दिया तो मैं इसको छुपा भी दूं, इसको पूरा छुपा भी दूं तो भी तुम पूरा सवाल कह लोगे। दया कहती है कि इसके भाई का जो पापा है, इसके भाई का जो पापा है मेरे ग्रैंडफादर का लड़का है, तो मेरे ग्रैंडफादर का बेटा, यानी एक पीढ़ी नीचे आएगा, तो मेरे ग्रैंडफादर का बेटा यानी मेरे पापा, और ये दोनों बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू दया के भाई हैं। तो यानी दया क्या है? दया अनिल की क्या लगती है? दया अनिल की बहन लगती है, यानी सिस्टर विल बी द राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त। उन्होंने बोला महिला का भीम से क्या संबंध है? एक pointing towards a photo of a lady, Bhim said, "She is the only sister of my mother's son." Then how is that lady is related to Bhim? यानी एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा कि मेरी माता के पुत्र, तो मेरी माता का पुत्र मेरा भाई होगा, और मेरे माता के पुत्र की एकमात्र बहन है, यानी मेरी भी बहन है, तो स्वाभाविक सी बात है वो मेरी बहन हुई कि नहीं हुई। बोले अतुल सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हमने कहा नहीं। बोले बहुत जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा सा और स्लो करिए ना सर, प्लीज डोंट माइंड, थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। हम कहे अच्छा बेटवा। देखो, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम कहता है एक महिला की तस्वीर है बेटा, एक महिला की तस्वीर है, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम कहता है कि मेरी मम्मी का बेटा कौन होगा? भाड़ में गया। मेरी मम्मी का बेटा मैं या मेरा भाई? मेरी मम्मी का बेटा कौन होगा बेटा? थोड़ा बताओ, मेरी मम्मी का बेटा मैं या मेरा भाई? और उसकी बहन है, तो स्वाभाविक सी बात है मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? शाबाश, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त। अभी क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग टू श्याम, काला सेड। बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन खुद कहते हैं कि मुझे यहां से सॉल्व करो। पॉइंटिंग टू श्याम, काला सेड हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन मोहन। ओ हो सर, ये हमसे नहीं हो पाएगा। देखो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि तुम एकदम भ्रमित हो जाओ तो उसको टच कैसे करते हैं मैं वो सिखाता हूं। श्याम की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, श्याम की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा कि ये जो श्याम है ना, श्याम की ओर इशारा करते हुए काला कहता है ये जो श्याम है इसकी ओर इशारा करते हुए काला नाम है। हमारे तरफ कल्लू नाम तो नॉर्मल होता है, किसी भी लड़के का नाम कल्लू रख दिया जाता है, लेकिन काला थोड़ा सम्मानजनक नाम है। श्याम की ओर इशारा करते हुए कहा, श्याम की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, जो कह रहा है, मैं कसम से कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, उसकी मां, तो यानी इसकी मां हो गई। बोले हाँ सर, इसकी मां, चलो ठीक है। इसकी मां का भाई, इसकी मां का भाई यानी श्याम का मामा, इसकी मां का भाई यानी श्याम का मामा। नहीं समझ में आ रहा है? हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र हो। इसकी मां का भाई यानी श्याम का मामा है ये। बोले हाँ। मेरे बेटे मोहन का पिता है, तो स्वाभाविक सी बात है ये काला ही तो हुआ यार, ये काला अपने ही बारे में तो कह रहा है। इसका बेटा मोहन हो गया, इसका बेटा मोहन हो गया, ये इसके मामा का लड़का है मोहन। श्याम का जो मोहन है वो श्याम के मामा का लड़का होगा। बोले सर हमको नहीं समझ में आया। मैंने कहा अच्छा पहले फिर से देखो। श्याम की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा कि इसकी मां का जो भाई है मेरे बेटे मोहन का पिता है, तो इसकी मां का भाई मेरे बेटे मोहन का पिता है, तो मतलब ये भाई काला ही हुआ कि नहीं? पहले बताओ कमेंट बॉक्स में यस और नो, समझ में आया कि नहीं? भाड़ में गए अतुल अवस्थी, मुझे सुनना तब जब समझ में आए।
समझ में आए तो मुझे बताना, सहमत हो कि नहीं मेरी बात से, यस और नो। श्याम की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा कि इसकी मम्मी के भाई का बेटा मोहन, बोलो, उसने बोला ना उसकी मां मेरे बेटे मोहन का पिता है, इसकी मां का जो भाई है मेरे बेटे मोहन का पिता है, तो स्वाभाविक बात ये काला है। तो श्याम काला का क्या है? श्याम काला का क्या है? भांजा है। श्याम काला का भांजा है। श्याम काला का भांजा है। मेरी वजह से नहीं बोलो यार, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, प्लीज मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मेरी वजह से दबाव बोलो, हाँ सर अब आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। अरे नहीं समझ में आता, हमारा खून पियो ना यार। कि श्याम की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा कि इसकी मम्मी, श्याम की मम्मी का जो भाई है मेरे बेटे मोहन का पिता है। तो श्याम के मम्मी का जो भाई यानी श्याम का जो मामा है मेरे बेटे मोहन का पिता है, यानी ये जो काला है वो इनकी मम्मी का भाई ही हुआ। तो यार ये दोनों बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताओ, लेकिन सुनो क्वेश्चन को, आगे चलते। सारे सवाल आज बताऊंगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते व्यक्ति कहता है कि मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती बिटिया है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पुत्र की सास कौन होगी? मतलब क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो जाता? आराम से बताओ यार, गांव देहात में, घर में, परिवार में, समाज में रहने वाले व्यक्ति हो, पता नहीं लोग कैसे पिकअप बना देते हैं कि यार ब्लड रिलेशन बहुत कठिन है, ओहो आराम से पढ़ना, डस लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये खुद ब खुद अगर नहीं बोलेगा, मैं भगवान का समाज के बाद मारकर नहीं पकड़ूंगा। सुन लेना मेरी बात एक बात, कि पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, pointing to a woman in a photograph, a man says she is the only daughter of the mother-in-law of my only son. How is the woman related to the man? नहीं समझ में आ रहा है, सुनो मेरी बात, अगर ऐसा लग रहा है तो। एक तस्वीर में एक महिला बनी हुई है, एक तस्वीर में एक महिला बनी हुई है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि मेरे इकलौते बेटे की सास मेरी समधन है ना, मेरे इकलौते बेटे की सास कौन? मेरी समधन, और मेरे समधन की बिटिया मेरी बहू हुई कि नहीं हुई? मेरे समधन की बिटिया मेरी बहू हुई कि नहीं हुई? भाड़ में गए अतुल अवस्थी, समझ में आए तो मुझे बताना। मेरे इकलौते पुत्र की जो सास है वो कौन है? मेरे इकलौते पुत्र की सास कौन है? सामने बैठी समधन। वो सुना है ना वो गाना जो उसमें, तो वो समधन हुई कि नहीं? और मेरे समधन की इकलौती पुत्री मेरी क्या हो गई? बहू हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो ये कभी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। फिर इसने क्या कहा? पॉइंटिंग टू अ गर्ल, हेमा सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉस ओनली चाइल्ड। हाउ इज अ गर्ल रिलेटेड टू हेमा? यानी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हेमा ने कहा कि मेरे सास की इकलौती संतान की पुत्री है, मेरे सास की इकलौती संतान की पुत्री है। तो मेरे सास की इकलौती संतान मेरा पति होगा, मेरे पति की पुत्री यानी मेरी बिटिया ही तो है वो। ये जानबूझकर बोला जाता है। अब जैसे मेरी पत्नी बोल दे कि मेरे पति की मम्मी दूध वाला आ गया है, दूध ले लीजिए, तो मेरे पति की मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, डायरेक्ट भी बोला जा सकता है। अब उसने बोला एक लड़की की ओर इशारा, एक छोटी सी बिटिया खेल रही थी, एक महिला नाराज थी अपने पति से, तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हेमा कहती है मुंह फुला के कि सास की इकलौती संतान, सुनो मेरे सास की इकलौती संतान, तो मेरे सास की इकलौती संतान मेरा पति ही तो होगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हेमा कह रही है कि मेरे सास की इकलौती संतान, तो मेरे सास की इकलौती संतान मेरा पति, और मेरे पति की बिटिया है तो मेरी पति की बिटिया तो मेरी भी बिटिया हुई कि नहीं हुई? कंपनी तो सेम है ना। बोलते नहीं हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार यस और नो कमेंट बॉक्स में बोलो ना। और तुम लोग आंसर कम लोग कर रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूं, तुम जिसको प्यार करते हो ना उसकी सौगंध है। या तो मेरी क्लास छोड़कर चले जाओ, नहीं तो गलत सलत कुछ भी करो, आंसर करो बेटा। तुम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना उसकी सौगंध है तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे सामने हो नहीं कि हम हाथ चूम के तुम्हारे कान के नीचे मार दें, ऐसा मैं कर नहीं सकता। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आंसर नहीं करना तो क्लास छोड़ के चले जाओ प्लीज, लेकिन कम से कम आंसर करो। इसका आंसर बताओ। इंडिकेटिंग टू राधा, राज सेड, indicating to Radha, Raj said, her father's only sister is my mother, then how is the Raj related to Radha? राधा की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि इसके पिता की इकलौती बहन मेरी माता है। इसके पिता की बहन मेरी बुआ हुई कि नहीं हुई? इसके पिता की बहन इसकी बुआ हुई कि नहीं? राधा की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, राधा की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, इस राधा की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि इसके पिता की इकलौती बहन, तो इसके पिता की इकलौती बहन इसकी बुआ, और इसकी बुआ जो है मेरी मम्मी है, तो मैं इसकी बुआ का लड़का हूं, तो मैं कजिन भाई हुआ कि नहीं इसका?
मैं इसका कजिन भाई हुआ कि नहीं हुआ। ये रिलेशन जितना फ्रिक्वेंटली किसी के साथ पढ़ोगे उतना मजा आएगा। राधा की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि इसके पिता की इकलौती बहन, यानी राधा के पिता की इकलौती बहन, यानी राधा की बुआ, और वो जो इसके पिता की इकलौती बहन है वो मेरी मम्मी है, वो मेरी मम्मी है। तो स्वाभाविक सी बात, मैं इसकी बुआ का लड़का हूं। बोलो, वो उसकी बुआ का लड़का है, कजिन। बिल्कुल सही बात है, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त। एक और बताओ। देखो, माया ने कहा ये माया है, माया ने कहा मेरी मां, माया ने कहा मेरी मां रंजीत के भाई की बहन है, यानी मेरी मां और ये रंजीत और रंजीत का भाई, ये सब आपस में भाई बहन है, ये सब आपस में भाई बहन है। तो यार माया कह रही मेरी मां रंजीत के भाई की बहन है, तो स्वाभाविक सी बात है मेरी मम्मी, रंजीत और उसका भाई, ये सब आपस में भाई बहन है। यानी मेरे दो ठो मामा हैं, एक रंजीत मामा है और एक उनका जो भाई है वो भी मेरा मामा है। तो ये दोनों, तो बोला रंजीत माया का क्या है, रंजीत माया का मामा है। ठीक है, मैटरनल अंकल जिसे मामा कहते हैं। बोलो, अब बताओ इंडिकेटिंग फॉर्म समझ में आ गया कि नहीं सबको। इंट्रोड्यूसिंग टू अ लेडी, हिज वाइफ इज माई मदर्स ओनली डॉटर, इसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती बेटी है। अब सोचो, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा पॉइंट इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, लेडी सेड। इसके बाद में, इस क्वेश्चन के बाद मैं कोडिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन शुरू करूंगा और फिर कोडिंग के बाद मैं पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन शुरू करूंगा। आज मैं चाहे 1.5 घंटा मुझे लगे, मैं 1.5 घंटे पढ़ाने वाला हूं। इंट्रोड्यूसिंग टू अ मैन, लेडी सेड, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि इस आदमी की जो पत्नी है ना, इस आदमी की जो पत्नी है मेरी मां की इकलौती बिटिया है। इस आदमी की पत्नी मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो यानी वो वही वाइफ है ना। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि वाइफ का मतलब होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। जो बिना सूचना के झगड़ा करने के लिए तैयार रहे उसी को हम पत्नी कहते हैं। ठीक है ना। यह वो विरोधी हो जाता है कभी कभी तुम्हारे जीवन का, जो कब वो झगड़ा कर लेगा तुमसे, तुमको हवा ही नहीं लगेगी। इसीलिए जिसने भी वाइफ की स्पेलिंग बनाई वो यही सोच के बना रहा था कि विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। बेचारा अपने मन की भड़ास डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता था, तो एक शब्द छोड़कर इस परलोक सिधार गया, इस लोक को छोड़कर चला गया कि कभी भी वाइफ शब्द जो कोई सुनेगा उसके अंदर यह एहसास होगा कि हाँ ऐसा होता है। तो इसकी मां में इसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो स्वाभाविक से तो अपनी ही बात कर रही है, वो अपनी ही बात कर रही है। तो ये बात याद रखना, वो अपनी ही बात कर रही है। बोलो सहमत हो। तो विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, बिना सूचना के जो झगड़ा करने के लिए तैयार रहे उसे हम पत्नी का नाम देते हैं। नाउ कोडिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन। अब थोड़ा सा एक ठंडी सांस ले लो और मुझे बताओ कैसा लग रहा है। इंडिकेटिंग फॉर्म सॉर्टेड कर लिया। तुम लोगों से बोला था ना ऐसे ऐसे टॉपिक रगड़ रगड़ के पढ़ाऊंगा कि सुबह 11 बजे की आदत ना डलवा दिया तो बताना कैसा लगा। इंडिकेटिंग फॉर्म समझ में आया? कोडिंग फॉर्म की तरफ मूव करूं? कैसा लगा? इंडिकेटिंग फॉर्म सबको समझ में आया? बताओ। कोडिंग फॉर्म की ट्रिक देखो, आज तुम पहली बार देखोगे कि गजब ट्रिक है सर, मतलब इसकी गजब ही ट्रिक बताऊंगा आज तुम लोगों को। कोडिंग फॉर्म, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ तो चलो शुरू करें। ठीक है, पानी पी लो, अरे घड़े फ्रिज जहां से निकाल के पीना हो जल्दी से पी लो और फिर शुरू करते हैं कोडिंग फॉर्म। बॉटल, ठीक है ना। पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन शुरू करें। पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन, सॉरी कोडिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन। समझ में आया ना सबको? मैं आपको हर सैटरडे संडे इतना टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा कि सब का सब आपका क्लियर हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। चलो पहला, अब यहां पर आपको इस चीज की काफी जरूरत पड़ने वाली है, यहां पर इस चीज की काफी जरूरत पड़ने वाली है कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर सेकेंड जनरेशन, मदर हो, फादर हो, अंकल हो, आंटी हो, ये फर्स्ट जनरेशन, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कजिन हो, 0 जनरेशन, सन हो, डॉटर हो, नीस हो या नेफ्यू हो, -1 जनरेशन, ग्रैंड सन हो या ग्रैंड डॉटर हो, ये -2 जनरेशन। ये याद रखोगे कि भूल जाओगे? ये याद है कि नहीं? अभी जो क्लास के शुरू में बताया था ये जनरेशन गैप,
ये जनरेशन गैप जो बताया था याद रहेगा कि भूल जाओगे? ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इसे गर्लफ्रेंड नहीं समझना, ये ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सेकेंड जनरेशन, मदर फादर अंकल आंटी फर्स्ट जनरेशन, ब्रदर सिस्टर कजिन जीरो जनरेशन, सन डॉटर नीस नेफ्यू -1, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर -2। ये याद रहेगा ना, क्योंकि अभी इसी में मैं पूरा खेला दिखाऊंगा। चलो अब आगे हम देखते हैं कोडिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन। अब उसने जैसे पूछा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो इसके दो तरीके हैं। एक, या तो आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करिए, या तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करिए या डायरेक्ट सॉल्व करिए। शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे सॉल्व कर लेंगे? डॉटर जो है वो -1 जनरेशन होती है, हस्बैंड जो है वो 0 जनरेशन होता है, ब्रदर जो है वो 0 जनरेशन होता है। अब देखो कैसे सही होता है। अगर मुझे टी से जेड पूरा निकालना है, हर जगह मुझे क्या निकालना है? टी से जेड, टी से जेड, टी से जेड, टी से जेड, हर जगह टी से जेड निकालना है। मल्टीप्लाई कौन सा जनरेशन है? 0। प्लस कौन सा जनरेशन है? -1। सॉरी, प्लस कौन सा है? हाँ, -1। यानी जो कुछ भी आंसर आएगा इसको आपस में जोड़ोगे तो आंसर आएगा -1। और -1 कौन सी जनरेशन मैंने बताई थी? ग्रैंडसन, सॉरी -1 क्या बताई थी? सन डॉटर नीस या नेफ्यू, तो सन या डॉटर। अब अंकल की बात करें फर्स्ट जनरेशन होता है, नहीं होगा। फादर की बात करें 1 जनरेशन होता है, नहीं होगा। ब्रदर की बात करें 0 जनरेशन होता है, नहीं होगा। ये देखो डायरेक्ट तीसरा जवाब हो गया, डायरेक्ट तीसरा जवाब हो गया। मत समझो ऐसे, जैसे तुम सॉल्व करते हो वैसे करो। T मल्टीप्लाई बाई यू, तो यानी R इज द ब्रदर ऑफ S, यानी T इज द ब्रदर ऑफ V, और V प्लस जेड, R प्लस S का मतलब R इज द डॉटर ऑफ S, तो यानी V इज द डॉटर ऑफ Z। तो उसने बोला कि T का Z से क्या संबंध है, तो T Z का बेटा हुआ कि नहीं हुआ? टी जेड का बेटा हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने आपको यही चीज सिखाई है कि आप इसे ऑप्शन से जवाब दे सकते हैं कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अगर सेकेंड जनरेशन है, मदर फादर अंकल आंटी फर्स्ट जनरेशन है, ब्रदर सिस्टर कजिन 0 जनरेशन है, सन डॉटर यही बताया था ना, नीस और नेफ्यू -1 जनरेशन होता है ना, -1 जनरेशन होता है ना, तो केवल जनरेशन में रख दिया। पहले बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? यही जनरेशन गैप अभी मैं इतना पढ़ाऊंगा कि ये रट जाएगा तुमको। अभी तो पहला सवाल दिखाया है ना कोडिंग फॉर्म का, कोडिंग फॉर्म का पहला सवाल दिखाया है ना। थैंक यू, दोनों रख दिएगा। अब देखो जैसे ई और ए का रिलेशन है, मैं दोनों बताऊंगा, परेशान मत होना, मैं दोनों रिलेशन बताऊंगा, परेशान मत होना। अब देखो जैसे दोनों फॉर्मेट बताता हूं, पहले यहां पर ये लिख लो, अब बार बार लिख लोगे तो थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सेकेंड जनरेशन, मदर फादर अंकल आंटी फर्स्ट जनरेशन, ब्रदर सिस्टर कजिन 0 जनरेशन, सन डॉटर नीस नेफ। इतना लिखो कि ये याद हो जाए बेटा, ये याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये -2 जनरेशन। अभी जैसे उसने बोला आपसे कि ई का ए से क्या रिलेशन है, ई का ए से क्या रिलेशन है, ई का ए से क्या रिलेशन है, तो पहले हम प्लस देखते हैं। फादर यानी 1 जनरेशन, हैश सिस्टर यानी 0 जनरेशन, ये ब्रदर यानी 0 जनरेशन। यहां तक समझ में आया कि नहीं? बोलो ना बेटा प्लीज, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? भाड़ में गए अतुल अवस्थी, भाड़ में गई दुनियादारी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एट द रेट के बारे में बोले गए तो यहां से मुझे ब्रदर है तो ये देखो ये ब्रदर सिस्टर है 0 जनरेशन, ये देखो सिस्टर है तो ब्रदर सिस्टर 0 जनरेशन, ये देखो फादर है तो यहां पर मदर फादर अंकल आंटी फर्स्ट जनरेशन। तो एट द रेट क्या है? 0, हैश क्या है? 0, ये क्या है? 1 और 1। अगर इनको मैं आपस में ऐड करता हूं तो आंसर सेकेंड जनरेशन में आएगा, आंसर सेकेंड जनरेशन में आएगा। और सेकेंड जनरेशन में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होता है, सेकेंड जनरेशन में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होता है। तो सन कौन सी जनरेशन है? -1 नहीं, आंसर सेकेंड जनरेशन में आना चाहिए। फादर क्या है? 1 यानी नहीं। फादर्स ब्रदर यानी चाचा या ताऊ, ये भी फर्स्ट जनरेशन होता है, यानी ये भी नहीं होगा। फादर्स फादर यानी ये दादा होगा, ये सेकेंड जनरेशन होगा, यानी तीसरा बिल्कुल सही है बिना सॉल्व किए, तीसरा बिल्कुल सही है बिना सॉल्व किए। बोलो बेटा सहमत हो कि नहीं? और अगर इसे मैनुअली करना है तो आप इसे मैनुअली कर लोगे कि a@b यानी a इज द ब्रदर ऑफ b, b है she तो b इज द सिस्टर ऑफ c, और फिर d प्लस यानी d इज द फादर ऑफ और e इज द फादर ऑफ, ये सब आपस में इसके पिता हैं। तो स्वाभाविक सी बात है e a का ग्रैंडफादर ही तो होगा,
ई ए का ग्रैंडफादर ई तो होगा, चाहे ऐसे सॉल्व करो और या डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो भी आंसर सेम आएगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से? चलो इसका आंसर बताओ। अब आपको अगर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा तो आपको ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप ये बोल दोगे कि सर पत्नी 0 जनरेशन है, पिता 1 जनरेशन है, मां 1 जनरेशन, बहन 0 जनरेशन। अभी उसने क्या बोला कि एल का एन से क्या रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई कौन सी जनरेशन है? 0। डिवाइड कौन सी जनरेशन है? 1। 0 + 1 = 1, यानी फर्स्ट जनरेशन में आंसर आएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेशन का एक मेथड है। ये जरूरी नहीं कि हर समय परफेक्ट आंसर इससे आ ही जाए। हो सकता है इससे एक ऑप्शन हटे, हो सकता है इससे 2 ऑप्शन हटे, हो सकता है इससे एक भी ऑप्शन ना हटे। तो ये विकल्प हटाने का मतलब जनरेशन के हिसाब से विकल्प हटाने का एक नियम है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन का एक मेथड है जिसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। यानी फर्स्ट जनरेशन में आंसर आएगा, बहन 0 जनरेशन होती है, हस्बैंड 0 जनरेशन होता है, डॉटर -1 होती है, तो मदर आंसर आएगा इसका, चाहे कैलकुलेट कर लेना। लेकिन ऐसी किस्मत आपके पास होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मदर और फादर दोनों लिखा है, तो क्या करोगे? फर्स्ट जनरेशन में आंसर आ गया, फिर हम लोग जेंडर के हिसाब से आंसर देते हैं। तो हम ऑप्शन जेंडर के हिसाब से भी हटाते हैं, हम ऑप्शन जनरेशन के भी हिसाब से हटाते हैं, और फिर अगर हमारे पास कोई ऑप्शन बचा तो फिर हम मैन्युअली भी सॉल्व करते हैं। तो ये एक ऑप्शन एलिमिनेशन का एक मेथड है, ये बात याद रखना। इसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसे ऑप्शन हटाते हैं, इससे हर समय डेफिनेट आंसर की ओर आप नहीं जा सकते। बोलो हां या ना? किस्मत होती है कि जब भी ऐसा सवाल आ गया तो हम लोग पीट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सहमत हो आप मेरी बात से? चलो आगे चलते हैं। आर के से किस प्रकार संबंधित है? जैसे अभी आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो? ऑप्शन हटाया जाता है। जैसे अभी आप देखो P + R, तो P + R माने यानी P इज द हस्बैंड ऑफ R, P इज द हस्बैंड ऑफ R, R डिवाइडेड बाई S, तो A इज द मदर ऑफ B, यानी R इज द मदर ऑफ S, R इज द मदर ऑफ S, S मल्टीप्लाई बाई M, A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी S इज द सिस्टर ऑफ M, M माइनस K, यानी A माइनस B, मतलब M इज द ब्रदर ऑफ K, M इज द ब्रदर ऑफ K। ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, M इज द ब्रदर ऑफ K। केवल जो बोलता जा रहा है वो बनाते जा रहे हैं, जो बोलता जा रहा है वो हम बनाते जा रहे हैं। R का K से क्या रिलेशन है? तो R जो है वो K की मां हो गई, R K की मां हो गई, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है, ये तीनों आपस में भाई बहन है, आर के की मां हो गई। और आइए देख लेते हैं ऑप्शन हटा के। अब जैसे उसने पूछा आर का के से क्या रिलेशन है, तो तुम सिर्फ आर से के देखोगे, इसको काट दोगे। आर का के से क्या रिलेशन है, तो तुम सिर्फ आर से के देखोगे। डिवाइड कौन सी जनरेशन है? बोले सर मदर यानी 1। मल्टीप्लाई कौन सी जनरेशन है? सिस्टर यानी 0। माइनस कौन सी जनरेशन है? ब्रदर यानी 0। 1 + 0 + 0 = 1। आंसर फर्स्ट जनरेशन में आएगा। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन केवल एक ही है, यानी ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। तो चाहे ये तो हमारा सूत्र है बेटा, इससे तो हमको हर एक क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन ये एक वो ट्रिक है कि जनरेशन से ऑप्शन कैसे हट सकता है, जेंडर से ऑप्शन कैसे हट सकता है। तो ये एक तरीके का रूल है जिसे हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सहमत है आप मेरी बात से? सहमत है आप मेरी बात से? तो ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एस का यू से क्या संबंध है? हाउ इज द एस रिलेटेड टू यू? हाउ इज द एस रिलेटेड टू यू? आप इसे कैसे देखते हैं? हाउ इज एस रिलेटेड टू यू? एस का यू से क्या संबंध है, आप इसे कैसे देखते हैं? हाउ इज द एस रिलेटेड टू यू? अब आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो आप लोग डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया है कि एस का यू से क्या रिलेशन है, एस का यू से क्या है। इसमें ये फायदा हो जाता है कि हमें जिनके जिनके बीच देखना है सिर्फ उसी को देखेंगे, बाकी काट देंगे। मल्टीप्लाई कौन सी जनरेशन है? 0 अकॉर्डिंग टू ब्रदर। माइनस कौन सी जनरेशन है? सिस्टर यानी 0। डिवाइड कौन सी जनरेशन है? डॉटर यानी -1। इनको आपस में ऐड करोगे -1 आंसर आना चाहिए। अब देखो दो ऑप्शन आ गया ना, ये भी -1 जनरेशन है, ये भी -1 जनरेशन है, लेकिन ये 0 और ये 0, यानी दो ऑप्शन हट गया। लेकिन अभी आप दोनों में से किसी एक के साथ नहीं जा सकते क्योंकि दोनों -1 जनरेशन है। ये देखो दोनों -1 जनरेशन है। बोलो हाँ या ना? तो जनरेशन के हिसाब से दो ऑप्शन हटाए, जनरेशन के हिसाब से दो ऑप्शन हटाए। अब जेंडर के हिसाब से एक ऑप्शन और हट जाएगा, जेंडर के हिसाब से एक ऑप्शन हट जाएगा। जैसे S मल्टीप्लाई बाई T, S मल्टीप्लाई बाई T यानी A मल्टीप्लाई बाई B का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, तो S मल्टीप्लाई बाई T का मतलब S इज द ब्रदर ऑफ T। और S अगर ब्रदर हो गया यानी S मेल हो गया, उसने S मेल हो गया, S मेल हो गया, S इज द ब्रदर ऑफ T, तो S का U से क्या रिलेशन है, यानी डॉटर नहीं
होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो जेनरेशन और जेंडर से आंसर हटाने वाली व्यवस्था है ये, कि आप जेंडर और जेनरेशन से कितना ऑप्शन हटा सकते हैं। तो पहले देखो, जेनरेशन से 2 ऑप्शन हटा, फिर मेरे पास 2 -1 आ गए, तो मैंने उसे जेंडर से हटा दिया। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप इसे मैन्युअली भी सॉल्व कर लेंगे, आप इसे मैन्युअली सॉल्व कर लेंगे। बोलो सहमत हो मेरी बात से? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? मैन्युअली सॉल्व कर लेंगे इसको। आगे चलते हैं, एक और आंसर, एक इसका आंसर बताओ आप लोग। एक बार अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो सारे लोग। रोज 11 बजे मुलाकात होगी ना? बोलो। अब देखो, जैसे उसने बोला पी का ओ से क्या रिलेशन है, तो इसमें फायदा क्या हो जाता है फॉर्मूले में। पहले आओ मैनुअली भी कर ले, नहीं तो तुम फॉर्मूले के चक्कर मैनुअल ना भूल जाओ, मुझे ये दिक्कत लगती। पी से आर का क्या रिलेशन है? ए प्लस बी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी पी इज द ब्रदर ऑफ आर, पी इज द ब्रदर ऑफ आर। बोले ठीक है। R डिवाइडेड बाई टी, तो A डिवाइडेड बाई B का मतलब क्या है? A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी R इज अ सिस्टर ऑफ T, R इज अ सिस्टर ऑफ T। T माइनस K का मतलब क्या है? A माइनस B, A इज द हस्बैंड ऑफ B, यानी T इज द हस्बैंड ऑफ K, T इज द हस्बैंड ऑफ K। K मल्टीप्लाई बाई O, K मल्टीप्लाई बाई O का मतलब क्या है? A इज द मदर ऑफ B, यानी K इज द मदर ऑफ O, K इज द मदर ऑफ O। ठीक है ना? चलो, K इज द मदर ऑफ O, और O मल्टीप्लाई बाई, तो O मल्टीप्लाई बाई मतलब ये O मदर है किसकी? C की। थोड़ा सा नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे चला गया होगा, O मदर है C की। अब यहां पे बोला है P का O से क्या रिलेशन है? P जो है O का चाचा है, या P O का मामा है। जो P है ये, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है, और K जो है इसका पति है, ये पति है, ठीक है ना, ये पति है T का, तो स्वाभाविक है P O का मामा होगा, P O का मामा होगा। और यहां पे पैटर्नल अंकल नहीं, ये मैटरनल अंकल होगा, यानी इसका तो मामा ही होगा ना, अंकल होगा, अंकल होगा। लेकिन पत्नी के भाई है ना, ये इसे क्या बोल रहा था, सॉरी, T माइनस ये T, अच्छा पति का पैटर्नल अंकल, चाचा ही मान लो, चाचा ही मान लो, क्योंकि ये सही है, हस्बैंड है ना, उसका हस्बैंड है, तो चाचा मान लो। पति का, हाँ बिल्कुल सही है, चाचा बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये इसका चाचा होगा। ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो सब ये इसका बिटिया है, तो बिटिया की ये चाचा लगे। चलो ठीक है, अब हम इसे देखो ट्रिक से करते हैं। ये तो चलो हम लोगों ने मैनुअली सॉल्व किया, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? अगर उसने बोला है कि P का O से क्या रिलेशन है, P का O से क्या रिलेशन है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, मतलब ये लिमिटेड हो जाता है फॉर्मूले में। प्लस की अगर मैं बात करूं तो प्लस कौन सी जनरेशन है? 0। डिवाइड की बात करूं तो 0, माइनस की बात करूं तो 0, और मल्टीप्लाई की बात करूं तो 1। अगर इन सब को मैं आपस में जोड़ दूं तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट जनरेशन। इन सब को मैं आपस में जोड़ दूं तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो ये भाई 0 जनरेशन नहीं होगा, ग्रैंडफादर सेकंड जनरेशन नहीं होगा, सिस्टर 0 जनरेशन नहीं होगा, यानी ये 1 जनरेशन, ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये बिना सॉल्व किए भी आप, नीला वाला बिना सॉल्व किए, पीला वाला सॉल्व करके, नीला वाला बिना सॉल्व किए, पीला वाला सॉल्व करके। बोलो सहमत हो? बोलो सहमत हो मेरी बात से? बोलो सहमत हो मेरी बात से? मुझे बताओ कैसा लग रहा है बेटा आज का सेशन? थोड़ा आराम से रुक जाओ। मैंने इंडिकेटिंग फॉर्म पढ़ा दिया, कोडिंग फॉर्म पढ़ा दिया, अब पजल फॉर्म पढ़ाने जा रहा हूं। मुझे कैसा लग रहा है आप सभी को? मुझे ये बताओ ना, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने पूरा का पूरा इसीलिए आपको जेंडर, जनरेशन, हर एक चीज, पूरी फैमिली की बैनियन ट्री, ये सब मैंने उतना इसीलिए समझाया जितना आपके लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा कहानी सुना के लोग 4-4 घंटे ब्लड रिलेशन पढ़ाएं, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं जितना ये वीडियो जिसको भी शेयर कर देना, वो एक बार जरूर कहेगा कि हर टाइप का सवाल इस मास्टर ने कवर किया है, हर टाइप का सवाल मैंने इसके अंदर कवर किया है। मैं आपको इसीलिए कहता हूं। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं पजल फॉर्म। अब इसी तरीके से मैं आपको एक एक टॉपिक रगड़ के पढ़ा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
ठीक है ना। तो इस देखो, तो ये एक बार मतलब जिसको मतलब अब कुछ लोग पता चला 1 घंटे पूरे केवल ब्लड रिलेशन की कहानी समझा रहे हैं, फिर 1 दिन केवल इंडिकेटिंग फॉर्म, फिर उसके 1 दिन कोडिंग फॉर्म, फिर 1 दिन पजल फॉर्म। अरे इतने दिन केवल प्रैक्टिस कर लोगे ना तो उससे कहीं ज्यादा व्यवस्था हो जाएगी। तो एक ही लेक्चर में सारा मसाला आपको मिल जाएगा, एक ही लेक्चर में सारा मसाला आपको मिल जाएगा। तो चलें पजल फॉर्म पढ़ाएं। अगर आपके पास 10-15 मिनट और हो तो मुझे और दे दो, तो पूरा ब्लड रिलेशन का मैंने संपूर्ण सफाया करने का जो वादा किया है, मैं ब्लड रिलेशन का संपूर्ण सफाया कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बोलो, सहमत हो मेरी बात से? तो चलो फिर शुरू करते हैं पजल फॉर्म। पजल फॉर्म ये रहा पहला सवाल। पजल फॉर्म में ये रहा पहला सवाल। 6 व्यक्तियों का परिवार है, इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ आंसर क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, एक एक चीज हम लोग प्यार से इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें ना कोई जल्दबाजी होती है, इसमें कुछ नहीं, आराम से पढ़ते हैं। 6 व्यक्तियों के एक परिवार में ए बी का भाई है, यानी ए जो है वो भाई है किसका? बी का। ए बी का भाई है। ई जो है, अब ये ए बी का भाई हो गया ना, तो ई सी के पति की बहन है, तुम्हारे किसी काम का है। ई सी के पति की बहन है, तुम्हारे किसी काम का है। तुमको सिर्फ इतना पता है ई बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब जितना उतना करो जितना जरूरी है। ए बी का भाई है और फिर आगे बोल रहा है ई सी के पति की बहन है। कहां से बैठा दे, हमको कुछ पता ही नहीं है, चलो छोड़ दो उसे। एफ डी का पिता है, ये भी मुझे नहीं पता, और बी का दादा है। ओहो, बी के दादा मिल गए, बी के दादा मिल गए, बी के दादा यानी एफ जो है वो बी का दादा हो गया, क्योंकि एंड जब भी लिखा होता है ना बेटा, जो एंड लिखा होता है ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, जो एफ है, और एफ डी का पिता है। पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे अगर मैंने ए बी के बारे में बैठाया है तो मैं खोज के केवल उतना ही बैठाऊंगा जितना जरूरी है, बस। ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, एफ डी का पिता है, एफ डी का पिता है और बी का दादा है, और यहां पे जो डी था उस डी को मैंने यहां बैठा दिया, ये डी है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ई एफ की एकमात्र पुत्री है, ई जो है वो एफ की एकमात्र पुत्री है, यानी ये एक बिटिया हो गई। ई जो है वो सी के पति की बहन है, ई जो है वो सी के पति की बहन है। तो अब भाई ये देखो, ये दोनों तो आपस में भाई बहन हो गए, है ना। तो ई जो है वो सी के पति की बहन है, तो सी का जो पति है वो डी को होना पड़ेगा। और यहां पर क्योंकि है तो 6 ही लोग ना, 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। और ई जो है वो सी के पति की बहन है, यानी ई जो है वो सी का पति, ये हो गया, ये सी का पति हो गया, और ये सी हो गई, यानी ये फीमेल हो गई, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा कोई हो नहीं सकता, 6 से ज्यादा कोई हो नहीं सकता, तो ये दोनों शादीशुदा हो गए। अब देखो सी जो है वो जो ई है वो सी के पति की बहन है, सी के पति की बहन ई है, सी के पति की बहन ई है, तो यानी 6 लोगों से बाहर हम जा नहीं सकते। तो 1 2 3 4 5 6, तो सी का बी से क्या संबंध है? तो सी बी की मां हुई कि नहीं हुई? सी बी की मदर हुई कि नहीं हुई? सी बी की मां हुई कि नहीं हुई? इसे पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन कहते हैं, इसे पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन, कि आपको इसमें ऐसे सवालों को सॉल्व करना होता है। आगे चलते हैं, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जैसे इसने बोला ए तथा बी भाई है, ये क्या है? ए तथा बी जो है वो आपस में क्या है? भाई है। ए और बी आपस में भाई है, ये दोनों आपस में भाई है, ठीक है ना। सी और डी बहने, भाड़ में जाओ। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, और सी और डी बहने हैं। सी और डी जो क्या है? ये बहने हैं आपस में। जैसे ए और बी आपस में भाई हैं, तो ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई, डी और सी आपस में बहने हैं, तो बी का डी से क्या संबंध है? बी डी के अंकल हुए, यानी चाचा या ताऊ। ये चाचा या ताऊ हुए, ये चाचा या ताऊ हुए, सहमत हो कि नहीं? ये चाचा या ताऊ हुए, ये चाचा या ताऊ हुए, सहमत हो कि नहीं मेरी बात से?
चाचा या ताऊ हुए, शाबाश, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त। तो ऐसे सवाल कभी गलत होंगे ही नहीं बेटा, इसे पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन कहते हैं। इसको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। जैसे ए और बी विवाहित दंपत्ति है, तो अगर उसने बोला ए और बी तथा विवाहित दंपत्ति है, तो ए और बी अगर विवाहित दंपत्ति है तो ऐसे हो जाएगा, ये विवाहित हैं आपस में। एक्स तथा वाई भाई है, मेरे किसी काम का नहीं। एक्स ए का भाई है, एक्स जो है वो ए का भाई है। ए और बी विवाहित दंपत्ति है, लेकिन कौन स्त्री कौन पुरुष तुम नहीं बता सकते। एक्स ए का भाई हो गया। एक्स और वाई आपस में भाई है, एक्स तथा वाई भाई है, यहां पर वाई भी कर लो, ये भी भाई है, यानी ये सब आपस में भाई बहन हो गए। एक्स ए का भाई हो गया, ठीक है। एक्स और वाई, एक्स ए का भाई है, ये तो पहले से क्लियर। एक्स तथा वाई भी आपस में भाई है, ठीक है। तो वाई का बी से क्या संबंध है? तो वाई बी का, चाहे मतलब ये महिला हो तो चाहे देवर जेठ हो, चाहे देवर जेठ हो, या ये इसका साला हो, या जीजा साला हो, या साला जीजा हो, ठीक है ना, जैसे होता है ना। तो ये बात याद रखना। लेकिन वाई का उसने पूछा है, तो वाई का बी से क्या संबंध है? वाई मेल है, वाई मेल है, तो इनलॉ ही होगा जो कुछ होगा। बहनोई हो चाहे साला हो, ये होगा इनलॉ ही। चाहे बहनोई हो चाहे साला हो, होगा इनलॉ ही। चाहे बहनोई हो चाहे साला हो, होगा इनलॉ ही। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन पजल फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। इसका आप आंसर बताओ। जैसे बोल रहा है एम एल का पिता है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मान लो, देखो ये एम एल का पिता है, तो आप लोग भी सॉल्व करो। एम एल का पिता है, तो एम पिता हो गया किसका? एल का। एम पिता हो गया किसका? एल का। एम किसका पिता है? एल का पिता है। आर एम का पिता है, आर जो है वो एम का पिता है। क्यू एस का पति है, एल क्यू का भाई है। एल जो है वो क्यू का भाई है, एल क्यू का भाई है। क्यू एस का पति है, क्यू एस का पति है, क्यू एस का पति है, क्यू एस का पति है। आर एम का पिता है, आर एम का पिता, ये तो हो गया। क्यू एस का पति है, ये भी हो गया। एस एम से किस प्रकार रिलेशन है? एस एम से किस प्रकार रिलेशन है? बहू जिसे कहते हो, बहू, पुत्र वधू। ये पुत्र वधू है उसकी, उसकी पुत्र वधू, यानी ये दोनों उसके बच्चे हैं और वो उसकी पुत्र वधू है। क्या ये बात सही है? एक बार देख लेते हैं। एल क्यू का भाई है, क्यू एस का पति है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एस है वो एम की पुत्र वधू है कि नहीं है? वो उसकी बहू है कि नहीं है? वो उसकी बहू है या नहीं है? तो आशा करते हैं ये लोग, आप ये सवाल आप लोग आराम से कर लेंगे। अब ये जो सवाल है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप लोगों को हर टॉपिक की पीडीएफ जो है, आप लोग इसका आंसर भी बता दें, तब तक एक बार मैं आप लोगों को पीडीएफ लगवा देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में हर चीजें मिल जाएं। आप लोगों को पीडीएफ में रेगुलर दिलवा देता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग एक काम कर सकते हैं। ये देखिए, आपको एक पीडीएफ में ये दे रहा हूं, कहां गया ये देखो। इसमें सुबह करंट अफेयर की पीडीएफ हो या कोई भी पीडीएफ हो, ये आपको आराम से मिल जाती है इसी में, ठीक है। हाँ, ये देखो, आप लोगों को मैंने पीडीएफ के लिए, देखो सुबह करंट अफेयर की पीडीएफ या सुबह कुछ भी करंट अफेयर की पीडीएफ हो आशुतोष सर की, या मेरी रीजनिंग की पीडीएफ हो, या मैथ्स की पीडीएफ हो, या जीएस की पीडीएफ हो, ये याद रखना, इसमें पीडीएफ क्लास सब कुछ आपको इस ऐप में मिल जाती है। वहां पे नीली पट्टी पे ऊपर पे लगा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है एकदम फ्री करके, एकदम फ्री करके लिखा है, उसको एक बार जरूर देख लेना। मुझे क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे मैंने ये प्लान किया है कि आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ा दूं, टॉपिक वाइज पढ़ा दूं सैटरडे और संडे। और ये जब टॉपिक वाइज आपका हो जाएगा तो टॉपिक वाइज के बाद मैं फिर शुरू कर दूंगा एक और पीवाईक्यू, जहां दो दो टॉपिक मिला के पीवाईक्यू कराता रहूंगा। यानी सैटरडे संडे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन जो लोग रेगुलर हैं मैं उसी को बोलता हूं कि एक हफ्ते का जो मेरा शेड्यूल है, मैं उस शेड्यूल को वही लोग फॉलो कर पाएंगे जो रेगुलर मेरे साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना।
तो आप सभी का आज बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हो, अगर जो मैंने आप लोगों को रेलवे महापैक के बारे में बताया था, तो चाहे 2025 में ये वीडियो तुम देख रहे होगे या फिर ये तुम 2026 में या आगे 2030 2040 में कभी भी देख रहे होगे, तो कभी भी यहां पर जरूर चले जाना एक बार कि adda247.com पे रेलवे पे चले जाना। तो रेलवे महापैक उस महापैक को कहते हैं जिसमें रेलवे के नाम पर जितने भी परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं का टेस्ट, किताब, वीडियो सब कुछ इस रेलवे महापैक के अंदर आ जाता है। ये देखो, ये रेलवे महापैक के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर इतने वीडियोस, किताबें, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। बस आपको यहां बाय नाउ ये जो कूपन कोड है इसको हटा देना और यहां पर Y272 लगा देना, तो तुम्हारा और फायदा हो जाएगा। Y272 लगा के अप्लाई करोगे तो ये 1839 रुपए का हो जाएगा, 1839। और अभी इसमें एक 1% का, अभी 77% है, ये 78% भी हो जाएगा। तो जो ऐप मैंने आपको दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एकदम फ्री करके लिखा हुआ है, वो ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वहां कॉइन अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। तो 1% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, ये एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लेकिन आप लोग इसको खरीदते समय मैंने आपसे बोला है, अड्डा में कभी भी विजिट करो, तुम कूपन कोड ये मत भूला करो कि तुम्हारे लिए Y272 ये मास्टर कूपन कोड है, ये याद रखना, ये मास्टर कूपन कोड है, ये बात याद रखना। तो ये आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी, चाहे मैं बताऊं ना बताऊं, जो भी लेटेस्ट ऑफर चल रहा होगा इसमें पहले से अपडेट रहता है। जैसे तुम लोग कभी रिलायंस ट्रेंड या कभी अलग अलग मिंत्रा या कभी भी कूपन कोड होता है ना, जो हर समय चलता ही चलता है, जिसे एम्प्लॉय कूपन कोड कहते हैं, कि उसमें कुछ भी ऑफर चल रहा हो, भले तुम एलिजिबल हो चाहे ना हो, उस कूपन कोड को लगा दो, तुमको वही कुछ मिलेगा जो उस समय उस चैनल पे सबसे हाई लेवल पे चल रहा होगा। तो वैसे ही Y272 Y272 सिर्फ तुम मन लगा के पढ़ो, Y272 मेरे नाम से अपने मोबाइल में सेव कर लो। जब भी कुछ परचेस करना हो Y272 कर लो। और लगता है कि नहीं सर हम कहीं पढ़ते हैं, हमको टेस्ट और बुक खरीदनी है, तो उसको खरीदने के लिए बात याद रखना, Y272S कूपन कोड लगाया जाता है, ये कूपन कोड लगाया जाता है। और बैच और महापैक के लिए ये कूपन कोड लगाया जाता है। बैच और महापैक अगर खरीदना है तो उसके लिए ये कूपन कोड लगाया जाता है, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ऊपर लिंक लगी है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना। तो क्लास कैसी रही मुझे एक बार जरूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच। मस्त रहो, खुश रहो, सलामत रहो, और मुझे मेंशन जरूर करना क्लास कैसी रही, ठीक है। जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपका कमेंट कल जरूर सबको शेयर करूंगा कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, ताकि जो लोग नहीं आए उनको जलाना भी तो है ना भैया। धन्यवाद।